जो समाज राजा बना सकता है उस समाज को लाचार बनाया गया, उस समाज को गरीब बनाया गया। जो व्यक्ति गरीब होता है वो व्यक्ति लाचार होता है, और जो लोग लाचार होते हैं वो 500,000 में अपना वोट बेच देते। बाबा साहब ने कमांडिंग में लाने की कोशिश की, ब्राह्मणों ने हमको डिमांडिंग में ला लिया, मांगने का ही काम करते रहते। जो बातें आपको बताई जा रही बहुत गंभीर बातें। ये वोट का अधिकार राजा बनने का अधिकार है, लेकिन तथाकथित आजादी को आज 72 ईयर्स हो रहे, 72 साल के बाद भी हमारे समाज की गरीबी खत्म नहीं की, लेकिन 500,000 का नोट सेकंड में बंद कर दिया। क्या टेक्नोलॉजी है? सेकंड में बंद कर दिया। टीवी पर आया, अनाउंसमेंट कर दिया, आज रात 8 बजे ये 2 नोट बंद हो जाएंगे। अरे भाई, गरीबी हमारी चल रही है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया है, 19 साल बीजेपी ने राज किया। चाहे तो गरीबी आप 5 साल में खत्म कर सकते थे, नहीं कर रहे। ये बंगाल का 1 साल का बजट है 2 लाख करोड़। कितना? 2 लाख करोड़। मालूम है कहां खर्चा करने पड़ते हैं? 1 लाख करोड़ चलो कर्मचारी की सैलरी, 1 लाख करोड़ चपरासी से लेकर कलेक्टर की सैलरी, 1 लाख करोड़ जनता के विकास एवं कल्याण के लिए होते। करते हैं क्या? लोगों को तो मालूम नहीं होता कि साला बजट क्या है बंगाल का। 2 लाख करोड़। जो बातें बताई जा रही बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात। तो 55 साल जो है वो कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बीजेपी ने राज किया, लेकिन हमारी गरीबी खत्म नहीं हुई, हमारी समस्याएं बढ़ती गई। जो समस्याएं अंग्रेज काल में नहीं थी वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हुई। अंग्रेज काल में सिर्फ 11 करोड़ लोग गरीबी में थे। इस तथाकथित आजादी में 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए, जो सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकते, उसकी अनामत रकम जमा नहीं कर सकते। सरपंच कहते हैं इधर या प्रधान कहते हैं? प्रधान। महाराष्ट्र में सरपंच कहते, उधर उत्तर भारत में प्रधान कहते, तो इधर भी प्रधान, इसलिए कंफर्म करने के लिए कहा। प्रधान का जो चुनाव होता है ना, तो 83 करोड़ लोग प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते, फॉर्म नहीं भर सकते, उसकी अनामत रकम नहीं भर सकते। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था। गुलाम भारत में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। आज आजाद भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या की, और आज भी सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन चला रहे हैं। जो एमएसपी भारत सरकार ने बंद की, उसके विरोध में आंदोलन कर रहे, और कईयों किसान मर गए। बारिश गिर रही है वहां पे, किसान लगे हैं, और उनको क्या कह रहे? इनके पीछे अलगाववादी का हाथ होगा, आतंकवादी का हाथ है। जो बातें आपको बताई जा रही, गुलाम भारत में एक भी महिला के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ। आजाद भारत में हर 5 मिनट के अंदर एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है। गुलाम भारत में अंग्रेजों का राज था, नक्सलवाद नाम की समस्या नहीं थी, आजाद भारत में पैदा हुई। गुलाम भारत में आतंकवाद नाम की समस्या नहीं थी, आजाद भारत में पैदा हुई। जो समस्याएं गुलाम भारत में नहीं थी, वो समस्याएं आजाद भारत में निर्माण हुई। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, इतनी गंभीर बातें। तो साथियों, ये व्यवस्था परिवर्तन जो उद्देश्य संगठन ने रखा है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, इस उद्देश्य को लेकर पूरे देश भर में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग मट्ठी का बांध बांधना नहीं चाहते, हम लोग गटर को बदलना चाहते हैं। और गटर बदलने के लिए थोड़ा समय भी लग सकता है, उतना पेशेंस रखना होगा। हमारे लोग आधे हल्दी में पीले होते या नहीं? अभी हल्दी भी लगाने की जरूरत नहीं, दूर से ही हल्दी दिखा दो, उधर से ही पीला होना शुरू हो जाएगा।
पेशेंस रखना होगा। हमारे महापुरुषों से ज्यादा विद्वान नहीं है हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जीवन में 1916 में आए और हमको अधिकार मिले 26 जनवरी 1950 में। कितने साल होते हैं? उतने विद्वान है क्या हम लोग? अगर बाबा साहब सरीका विद्वान व्यक्ति अगर इतने साल उनको लग सकते हैं हमको अधिकार देने के लिए, तो हमें कितना लगेगा? थोड़ा ज्यादा ही लगेगा। गरम गरम चावल खाओगे, चावल ज्यादा खाते हैं बंगाल में, गरम गरम खाओगे तो तकलीफ हो सकती है, तो थोड़ा शांत होने देना पड़ेगा उसको। जो बातें बताई, हमें पेशेंस रखना होगा, हमें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि गटर को बदलना चाहते हैं और यह गटर साधारण नहीं है, मजबूत है। भले ही संख्या में वो अल्पसंख्यक लोग हैं, लेकिन पत्थर सरीका मजबूत बने हुए हैं। हमें बेवकूफ बनाकर, गुलाम बनाकर, पत्थर को अगर सिर मारोगे तो नुकसान किसका होगा? नहीं मालूम। बाहर कोई पत्थर होगा, जाकर मारकर देखो, किसका होगा नुकसान? सिर का होगा ना। तो जब सिर का नुकसान होगा इतना समझ में आ रहा है, तो पत्थर से क्यों टकराना है? अगर टकराना है तो फिर पत्थर शरीर की ताकत मजबूत करनी होगी, तब ना टकराव होगा। इस व्यवस्था से अगर एक आदमी लड़ेगा, मर जाएगा, मिट जाएगा। एक जाति लड़ेगी तो मर जाएगी, मिट जाएगी। भारत में कोई भी जाति, हमारे बहुजन समाज की कोई भी जाति 1% नहीं है। कुछ जातियां आपको इस एरिया में दिखेगी, कुछ जातियां आपको नॉर्थ बंगाल में दिखेगी ही नहीं, साउथ बंगाल में दिखेगी नहीं। 15 किलोमीटर में शब्द बदल जाते हैं, 50 किलोमीटर में खान पान रहन सहन बदल जाता है, 100 किलोमीटर में बोली भाषा बदल जाती है। ये परिस्थितियां हैं। तो गटर को अगर बदलना है तो गटर को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार गटर क्या है। तो भारत में जो व्यवस्था है वो 2 प्रकार की है। एक है समाज व्यवस्था, दूसरी है शासन और राज्य व्यवस्था। समाज व्यवस्था मतलब जिसमें हम जीते हैं। समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्री दास्ता, छूत, आदिवासियों का अलगीकरण, यह समाज व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था जिसमें हमको शूद्र अतिशूद्र बनाया, इकट्ठा नहीं हो पा रहे हम लोग। दूसरी जाति व्यवस्था, दुनिया में कहीं पर भी जाति नहीं, भारत में जाति है। ब्राह्मण ने कहा जाति भगवान ने बनाई। अच्छा, तो भगवान को अमेरिका इंग्लैंड में पैदा होने के लिए कोई तकलीफ हुई थी क्या? है, उधर जाति नहीं इधर जाति है। दुनिया में भगवान तो एक ही होते हैं, सबका मालिक तो एक ही है। तो क्यों भगवान को यह जानकारी नहीं थी कि भारत के बाहर भी कोई देश है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो आर्टिफिशियल ब्राह्मणों के भगवान है ना, आर्टिफिशियल, उनको जानकारी ही नहीं थी। क्यों? इसका जवाब ही उन्होंने भगवत गीता में लिख कर दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी भारत पर संकट आएगा तो ही मैं आऊंगा। क्यों? अमेरिका पर आएगा तो नहीं आएगा? हाँ? क्यों इंग्लैंड पर संकट आएगा तो नहीं आएगा? तो मैं जब अध्ययन करते गया तब पता चला, अरे इसको जानकारी होगी तब ना आएगा कि बाकी के भी कोई देश है दुनिया में। इसको तो भारत के ही बारे में मालूम है। और कहा भगवान ने भगवत गीता लिखी। काय के लेके भाई, भगवान तो दुनिया में एक होते, सबका मालिक एक है। आप ही पंडित पढ़ाते हो ना, सबका मालिक एक है। तो अमेरिका में जाति नहीं है। तो ये झूठ ब्राह्मण का पकड़ा गया। तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ, कर्म से जाति बनी। हाँ? भगवान गायब हुआ, कर्म से जाति बनी। अच्छा, तो कैसे बनी बताइए? कर्म का मतलब जो हम काम करते हैं उसे कहते हैं कर्म। अच्छा, तो क्या कर्म होते हैं भारत में? तो जो चमड़े का काम करते हैं उसको चमार कहा गया, जो कपड़े धोने का काम करते उसको धोबी कहा गया, जो कपड़े सिलाने का काम करते उसको दर्जी कहा गया, जो मटके बनाने का काम करता है उसको कुम्हार कहा गया या प्रजापति कहा गया। चलो इसका भी विश्लेषण करते हैं। अमेरिका में भी चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, चमड़ा बेचने वाले लोग हैं, कंपनियां हैं, चप्पल पहनने वाले लोग हैं, जूते पहनने वाले लोग हैं। चमार नाम की जाति नहीं है। अमेरिका में भी कपड़े धोने वाले लोग हैं, लेकिन धोबी नाम की जाति नहीं है।
अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं और पहनने वाले लोग हैं, थोड़े कम पहनते होंगे लेकिन पहनते तो है। दर्जी नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, मटके का पानी पीने वाले लोग हैं, लेकिन कुंभार या प्रजापति नाम की जाति नहीं है। अमेरिका में भी नहीं है कुंभार या प्रजापति नाम की जाति। अगर कर्म से जाति बनी, अगर यह बात सच है कि कर्म से अगर जाति बनी तो कर्म भारत में होते हैं, दुनिया में भी कर्म होते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर दुनिया में जाति नहीं है, भारत में जाति बनाई है। तो यह भी फेल हो गया ब्राह्मणों का। जो जाति जानवरों में है वो जाति इंसान में निर्माण कर दी। अगर भगवान ने जाति नहीं बनाई, कर्म से जाति नहीं बनी, इसका मतलब जाति बनाई इंसान ने। अब वो कौन इंसान है जिसने जाति बनाई? इतना विद्वान व्यक्ति कौन है भाई जितने ये जातियां बनाई? भारत में दो ही जाति है, आदमी और स्त्री, पुरुष और स्त्री, नर और मादी, बस खेल खत्म। जो जाति जानवरों में है वो इंसानों में निर्माण की। जानवरों में क्या जाति है? घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, बराबर कह रहा हूं? हाँ। गधे के घर में गधा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है। ये जानवरों में जाती है, बराबर है। अब ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है, अति शूद्र के घर में भी इंसान ही पैदा होता है। इधर जाति है? नहीं है। इधर घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। जानवर के आकार प्रकार आवाज से आप पहचान लेते हो ये जानवर किस जाति का है, पहचानते हो या नहीं? इंसान के आकार प्रकार आवाज से आप पहचान लेंगे ये किस जाति का है। कोई है विद्वान इधर बैठा हुआ है? पहचान लेंगे? नहीं। इतना ही नहीं, जानवर के टट्टी से समझ में आता है कि ये किस जानवर की है। अब इसका उलट कर दो, इंसान के टट्टी से कोई बताएगा ये नमोशूद्राय की है, पेंड्रो की है, बावरी की है, बागदी की है, हाँ, राजवंशी की है, संताल की है, मुंडाओं की है, सरदार की है? कोई बताएगा? जो जाति जानवरों में है वो जाति इंसानों में निर्माण कर दी, और ये करने वाला दूसरा कोई नहीं था, तो ये करने वाला ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने भारत में जाति लाई। कब लाई? जब मौर्य साम्राज्य का 10वां सम्राट बृहद्रथ की जब हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, उसके बाद में भारत में जाति लाई। जाति क्यों लाई? क्योंकि हम लोग इकट्ठा ना हो सके, इसीलिए जाति बनाई गई। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं हैं, हम जातियों में बांटे हुए लोग हैं। ये समाज व्यवस्था। हमारा आदमी अधिकारी बन जाता है तो उसको लगता है कहां जाति है, सारा खत्म हो गया, सारा बाबा साहब ने खत्म कर दिया। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, सब खत्म कर दिया। वो बोलता है मैं अधिकारी हूं, मैं बेल दबाता हूं, तो ब्राह्मण भी दौड़ कर आता है। कहां रह गया छुआछूत, कहां रह गई कास्टिज्म? उस गधे को मालूम नहीं होता है कि वो 10 से 5 बजे तक अधिकारी है, और जैसे ही समाज में आता है चमार बन जाता है, नमोशूद्राय बन जाता है, राजवंशी बन जाता है, पेंड्रो बन जाता है, बावरी बन जाता है, बागदी बन जाता है, संताल बन जाता है। उसको मालूम ही नहीं होता। अधिकारी ऑफिस में है, ऑफिस से घर आया मतलब समाज व्यवस्था में आया, और जैसे ही समाज व्यवस्था में आता है तो भारत में समाज है ही नहीं, भारत में तो जाति है। समाज शास्त्र भारत में पढ़ाया जाता है, लेकिन समाज भारत में नहीं है, जाति है। वास्तविकता जाति शास्त्र पढ़ाना चाहिए, लेकिन भारत में पढ़ाया जाता है समाज शास्त्र। तीसरा, दुनिया में जानवर छूने लायक था, लेकिन भारत में इंसान अछूत। यह व्यवस्था भारत में थी। चौथा, प्राचीन काल में महिला प्रधान थी, देश चलाती थी, मातृसत्ताक पद्धति थी।
आज भारत में महिलाएं दोहरी गुलाम है, एक पुरुष की और दूसरा इस व्यवस्था की। छोटी होती है तो बाप के नियंत्रण में रहना पड़ता है, थोड़ी बड़ी हो जाती है तो भाई के नियंत्रण में रहना पड़ता है, शादी हो जाती है तो पति के नियंत्रण में रहना पड़ता है, और बूढ़ा जब हो जाते हैं तो बच्चों के नियंत्रण में रहना पड़ता है। महिला जो है वो दोहरी गुलाम है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, हमको भी जीने का अधिकार है। 50% आबादी अगर पुरुषों की है तो 50% आबादी महिलाओं की भी है। उनके साथ इक्वेलिटी का व्यवहार होना चाहिए, नहीं होता है। और आप लोग ध्यान रखो, 50% महिलाओं को अगर आप तैयार नहीं करोगे तो आप आजादी का आंदोलन चला ही नहीं सकते। मैं जहां जहां जाता हूं तो कार्यकर्ता बताते हैं महिलाएं आती ही नहीं। कैसे आएगी? खुद की महिला को घर में छुपा कर रखोगे और दूसरे के महिला के पास जाकर कहोगे ये पर्चा लीजिए कार्यक्रम में आएगी, तो वो क्या कहेगी? अपने महिला को नहीं ला रहा है और मेरे पास पर्चा देने आया है। समझ में आ रहा है मामला? समझ में आ रहा है? चैरिटी बिगिनिंग एट होम। अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करो। अपनी महिला को पहले तैयार करो। अगर उसको तैयार करोगे तो वो आजू बाजू की 2 महिलाएं तैयार करेगी। खुद की महिला को हम तैयार नहीं करेंगे और दूसरों के महिला को पत्रक देंगे तो ये तो गलत बात है। ये कोई सैद्धांतिक बात तो है ही नहीं। साथियों, समाज व्यवस्था में एक समूह को हजारों साल पहले जंगल की ओर खदेड़ दिया, जो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधनों से हजारों साल से दूर रहा। जिनके ज्ञान का विकास नहीं हुआ वो आदिवासी समाज है, जिनका अभी तक सिविलाइजेशन नहीं हुआ, जिनके साथ अछूत का व्यवहार हुआ वो कम से कम गांव के बाहर तो भी थे, शहर से लगे हुए तो भी थे, लेकिन एक समूह हजारों साल से जंगल की ओर खदेड़ दिया। यह है समाज व्यवस्था, और यह समाज व्यवस्था बनाई ब्राह्मणों ने। इसके ऊपर नियंत्रण ब्राह्मणों का। गटर समझा रहा हूं। दूसरी है शासन और राज्य व्यवस्था, देश चलाने की यंत्रणा। 4 पिलर है। जैसे घर बांधने के लिए पिलर खड़े करने पड़ते हैं ना, कॉलम, अगर वो मजबूत नहीं रहे तो आपका घर मजबूत नहीं होगा। उसी प्रकार से ये देश 4 पिलर पर खड़ा है। 150 करोड़ जनता का भविष्य 4 पिलर निर्धारित करते हैं। पहला है पार्लियामेंट, विधेय पालिका, जहां पर आप विधायक और सांसद चुनवा कर भेजते हो। वो विधेय पालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस बनाई किसने? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। चैटर्जी, बैनर्जी ये बंगाल के ब्राह्मण, आगरकर, गोखले, तिलक महाराष्ट्र के ब्राह्मण। कांग्रेस बनी। उस कांग्रेस में डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार काम करता था, जो महाराष्ट्र का ब्राह्मण था और विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था। वो 1935 तक कांग्रेस का विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था। उसने 1925 में आरएसएस बनाई। जब आरएसएस बनाई तब 10 साल और कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। इसका मतलब कांग्रेस ने ही रिलीज किया हेडगेवार को और आरएसएस बनाने के लिए बोला। उस आरएसएस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके बंगाल के ही थे। उन्होंने 1951 में जनसंघ बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ब्राह्मण। और 1980 में उस जनसंघ का नाम अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी रखा, जिनको बीजेपी कहते हैं। अब रिश्तेदारी देखो इनकी। ये कांग्रेस है, इन्होंने आरएसएस बनाई और आरएसएस ने बीजेपी बनाई। अब रिश्तेदारी में क्या हुआ? कांग्रेस दादी हुई, आरएसएस लड़का हुआ और ये बीजेपी पोता। दादा जाता है, पोता आता है, या दादी जाती होंगी, पोती आती होंगी। और दादा आना चाहिए या पोता आना चाहिए, यह निर्धारित बाप कर रहा है, आरएसएस। लेकिन कोशिश यही रहती है उनकी कि ब्राह्मण ही आना चाहिए।
चाहे वो कांग्रेस का हो या चाहे वो बीजेपी का। संख्या कितनी है? 3.5%। देश पर राज कर रहे हैं। 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ता है ना किसी गांव में, तो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। वो देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। कैसे चुन रहा है? तो उनके दो षड्यंत्र है। एक है विभाजन, जिसकी वजह से हम इकट्ठा नहीं होते, और दूसरा है अज्ञानता। उनका षड्यंत्र समझ में नहीं आता। अज्ञानता इतनी फैली हुई है। विभाजन जो आपको बताया, वर्ण व्यवस्था, शूद्र अतिशूद्र, जाति व्यवस्था, ये विभाजन है जिससे इकट्ठा नहीं होते। अगर नमो शूद्राय की मीटिंग लगाई जाए तो राजवंशी नहीं आता, राजवंशी की मीटिंग लगाई जाए तो बावरी नहीं आता, बावरी के लगाओ बागदी नहीं आता। ये परिस्थितियां निर्माण की कि ये इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपके जाति को क्या चाहिए? बताइए क्या चाहिए, वो ले लो। इकट्ठा आने का अभियान मत चला। जो चाहिए वो ले लो। पार्लियामेंट उनके नियंत्रण में। आज सत्ता में बीजेपी है, ब्राह्मणों की पार्टी। अपोजिशन में कांग्रेस है, ब्राह्मणों की पार्टी। थर्ड अपोजिशन कम्युनिस्टों का, ब्राह्मणों की पार्टी। इस बंगाल में 22% शेड्यूल कास्ट है, 6% आदिवासी है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार 27% मुसलमान है और 40% ओबीसी है। ये टोटल होती है 95%। कितना होता है? 95%। ब्राह्मण कितने हैं बंगाल में? 1.8%। 25 साल बंगाल में कांग्रेस ने राज किया, ब्राह्मणों का दल। 34 साल सीपीआई ने राज किया, ब्राह्मणों का दल, ज्योति बसु। 10 साल टीएमसी ने राज किया, ब्राह्मणों का दल, ममता बनर्जी। कौन सा कल्याण किया? हम 95% लोग हैं, हमारी किसी समस्या का समाधान हुआ? सबसे ज्यादा गरीबी भारत में बंगाल में है। सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा देह व्यापार बंगाल में होता है। भारत में जितने भी राज्य है उनसे ज्यादा। और भारत में बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे आदमी आदमी को धोता है, धो रहा है, खींच रहा है। रेलवे स्टेशन के पास जो लगे रहते हैं ना, इंसान इंसान को खींचते हुए जा रहा है जैसे जानवर जाते हैं खेती में। यह बंगाल ही एकमात्र राज्य है। तो 25 साल कांग्रेस ने राज किया तो कौन से समाधान किया? 34 साल कम्युनिस्टों ने राज किया तो कौन सा समाधान किया? कम्युनिस्ट वाले सर्वहारा की बात करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। क्या किया उन्होंने? अगर 10 साल अगर दीदी ने राज किया तो उन्होंने कौन सा परिवर्तन लाया? हम 95% लोग हैं, लेकिन 1.8% लोग राज कर रहे हैं। 1% लोग राज कर रहे हैं बंगाल में। जो बातें आपको बताई जा रही, इतनी गंभीर बातें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। 294 विधानसभा की सीटें बंगाल में। सरकार बनाने के लिए 148 चाहिए। ब्राह्मण बना सकता है, ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेगा तो 148 सीटें जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। शेड्यूल कास्ट के 68 सीटें रिजर्व है, कोई खड़ा नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट ही होगा। आदिवासी की 16 सीटें रिजर्व है, दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा, आदिवासी होगा। टोटल होती है 84। गवर्नमेंट कह रहा है 27% मुसलमान है, मुझे जानकारी मिली 30-35% मुसलमान है। अगर मुसलमानों की अगर 50 सीटें मिलाया जाए तो ये टोटल होगी 134 सीटें। सरकार बनाने के लिए चाहिए कितने? 148। अगर एससी एसटी और मुसलमानों का अगर गठबंधन हो जाए और जो 40% ओबीसी है सिर्फ 10% आ जाए तो यहां पर सरकार किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? राज कौन कर रहा है? ब्राह्मण। हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सरकार ब्राह्मणों की है। समस्या का समाधान करेंगे तो आप राजा बन जाओगे, आपका ज्ञान का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। तो हरिचंद ठाकुर जी ने कहा, जिस समाज का होता है राजा वो समाज होता है ताजा। हाँ, गुरचंद ठाकुर जी ने, जिस समाज का होता है
राजा वो समाज होता है ताजा। हमारा राजा ही नहीं होगा तो हम ताजे कैसे रहेंगे? तो कैसे रहेंगे? सुकड़े रहेंगे। सुकड़ा मालूम? टील टीले। है ही नहीं राजा तो टील टीले। हमारे लोग कैसे हैं? टील टीले। ब्राह्मण को देखा है? उनकी सरकार है तो कल्याण ब्राह्मण का होगा कि हमारा होगा? साला उनके बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके बिजनेस 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का बजट है। 1 लाख करोड़ कर्मचारियों का पेमेंट, 1 लाख करोड़ का बजट। हमारा कल्याण होता है या ब्राह्मण का कल्याण होता है? 1 लाख करोड़ में 5 साल में अगले चुनाव की तैयारी करके रख देते। हर जाति में दलाल पैदा किया है। बुद्धा के बाद भारत में क्रांति क्यों नहीं हो रही? बुद्धा के क्रांति के बाद अगर भारत में क्रांति नहीं हो रही है, उसका एक ही कारण है कि हर जाति में एक एक दलाल पैदा किया है और वो दलाल चुनाव के दौरान मैनेज करते रहता है। कितना चाहिए बोलो, कितना चाहिए? इस वजह से हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि जो पुनः व्यक्त हुआ गांधी जी के साथ में, इससे हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए, जिनको हम नेता मानते हैं। ये नेता नहीं है। अगर ये परिस्थिति बंगाल में है, अगर ये परिस्थिति है कि हम 95% लोग हैं, अगर गठबंधन कर दिया जाए और विकल्प खड़ा कर दिया जाए तो, अगर विकल्प खड़ा कर दिया जाए तो भविष्य हमारा रहेगा। हम निर्णय लेंगे राज किसका होगा। हम निर्णय लेंगे कि कौन सी समस्या का समाधान पहले करना है। जहां भी अवसर मिलेगा ना, 24 घंटे में कानून बनाएंगे और 72 घंटे में लागू करेंगे। जहां भी अवसर मिला ना, चाहे किसी राज्य में हो या देश में हो, अवसर मिला 24 घंटे में कानून, 72 घंटे में अमल। जो करेगा नहीं, 7 दिन की फांसी की सजा। आप लोगों ने एक टाइम की फांसी सुनी होगी, 7 दिन की। तो आप लोग सोच रहे होंगे साला 7 दिन फांसी की सजा का क्या मामला है। जो अच्छे चीज का विरोध करेगा और जो गलत काम करेगा उसको 7 दिन लटका कर रखेंगे और बोर्ड लगाएंगे बड़ा, इसने ये काम किया इसलिए इसको 7 दिन की सजा मिली। तो लोग जाएंगे पढ़ेंगे, अरे इस वजह से मिले क्या, तो दोबारा कोई हिम्मत, 7 दिन लटका रहेगा। कुछ भी कर सकते हो। अत्याचार कैसे खत्म नहीं होगा? कुछ भी कर सकते हो। विधेय पालिका उनके नियंत्रण में। 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस। 85% बहुजन समाज। कुछ नहीं है। जिनको आप नेता मानते हो क्षेत्रीय नेता बन गए। जिनको आप नेता मानते हो क्षेत्रीय नेता बन गए। मायावती यूपी तक सीमित, मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, हमारे SC ST OBC के नेता। नीतीश कुमार बिहार तक सीमित, लालू प्रसाद यादव जी बिहार तक सीमित, जीताराम मांझी जी बिहार तक सीमित। कल तक रामविलास पासवान जी थे, अब है नहीं। तो चिराग पासवान उनका लड़का बिहार तक सीमित। ये झारखंड लगा हुआ है, शिबू सोरेन झारखंड तक सीमित, अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित। ओडिशा लगा हुआ है, कायस्थ है नवीन नाथ पटनायक, ओडिशा तक सीमित। हमारे नेता क्षेत्रीय नेता। गुजरात जाओ छोटू भाई वसावा गुजरात तक सीमित, महाराष्ट्र जाओ शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित, रामदास अठवले, प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र तक सीमित। हमारे नेता क्षेत्रीय नेता। समस्या देशव्यापी, नेता राज्यव्यापी। समस्या गटर में है, समाधान राज्य में चल रहा है। गटर कहां पे? दिल्ली में है। आगे जाकर हमारे नेता जाति के नेता बन गए। हमारे जो नेता है वो जाति के नेता बन गए। मायावती जी चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादव का नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, शरद यादव यादवों का नेता, रामविलास पासवान जी जो थे, चिराग पासवान पासवानों का नेता, जीताराम मांझी मुसर का नेता, शिबू सोरेन संताल का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडाओं का नेता, सरदार का नेता,
छोटूभाई वसावा भील का नेता, शरद पवार मराठों का नेता, रामदास अठवले प्रकाश आंबेडकर महारों का नेता, हमारे नेता जाति के नेता, हमारे नेता क्षेत्रीय नेता, हमारे नेता जाति के नेता, लेकिन सोनिया गांधी देश का नेता। समझ में आ रहा है? अडवाणी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, दीदी देश का नेता और हमारे जाति के नेता। कैसे समस्या का समाधान होगा? समस्या तो देशव्यापी है ना, किसी राज्य की समस्या नहीं है, किसी जिला की समस्या नहीं है, किसी जाति की समस्या नहीं है, सभी की समस्या है, हमारे सभी मूल निवासी जातियों की समस्या है। विधेयपालिका उनके नियंत्रण में, एक जाति के नियंत्रण में। विधेयपालिका में विधेयक पारित होते समाज के कल्याण के, वो आते हैं कार्यपालिका में, जिनको एग्जीक्यूटिव कमिटी कहते हैं, जहां पे आईएएस अधिकारी होता है, कलेक्टर जिला का होता है, जिला परिषद का सीओ होता है, जो प्लानिंग बनाते हैं। आज 72% आईएएस अधिकारी ब्राह्मण तथा तत्सम उच्च जाति के, और ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन भी नहीं चलाया रिजर्वेशन के लिए, तो 10% रिजर्वेशन ब्राह्मणों को दे दिया। धीरे धीरे जाइए। 10% जो रिजर्वेशन है वो ब्राह्मणों को दे दिया। अब 72% पहले से ही है, 3.5% लोग हैं और 72% आईएएस अधिकारी पहले है। अब 10% दे दिया, 82%। हर साल देश को चलाने के लिए हर साल 4,500 आईएएस अधिकारी लगते हैं, हर साल। SC ST 22.5% है, 4,500 में 22% निकाल लो, 1,024 होते हैं। हमारे 600 के आसपास है। ओबीसी 52% है, 4,500 में 52% निकाल लो, 2,342 होते हैं, 150 के आसपास है। 2015 में 315 ओबीसी के बच्चे आईएएस के लिए सिलेक्ट हुए, सब कुछ हुआ, ट्रेनिंग हुआ, सब कुछ हुआ, रिजेक्ट किए क्रीमिलियर लगाकर। क्रीमिलियर क्या है जानते हो? जिनके पास दांत है उनको चने नहीं दिया, और जिनके दांत नहीं है उनके सामने चने रख दिया, खाओ। यह है क्रीमिलियर। जो बच्चों को पढ़ा सकता है, आईएएस बना सकता है, सरकार ने कहा उसको रिजर्वेशन नहीं। जो गधे चरा रहा है, जो चारवाक बना हुआ है, जो खेती कर रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, सरकार ने कहा इसको रिजर्वेशन। अरे वो पढ़ ही नहीं रहा है भाई, अगर पढ़ रहा है तो जिला परिषद में पढ़ रहा है, उसका बाप उसको टेक्निकल एजुकेशन, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दे पा रहा है, सरकार ने कहा उसको रिजर्वेशन। कार्यपालिका उनके नियंत्रण में, एक जाति के नियंत्रण में। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के 98% जज ब्राह्मण, 36 में से 33 जज ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट के। पूरे देश भर में हाई कोर्ट के 600 जजेस होते हैं, 582 ब्राह्मण, 18 जज SC OBC माइनॉरिटी का, और भारत के इतिहास में आदिवासी का अभी तक जज नहीं बना। चौथा है मीडिया। अब ये मीडिया तो मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे टीवी चैनल ब्राह्मणों के। महिलाओं को उठने नहीं देते, बच्चों को सोने नहीं देते, टीवी वाले। दूसरा है प्रिंट मीडिया, सारे पेपर उनके। तीसरा है ट्रेडिशनल मीडिया, जिनको आप महाराज कहते हो, महाराज है नहीं, वो RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के पूर्णकालीन प्रचारक है। चौथा है वोकल मीडिया, हमारी 4,500 बोली भाषा है, हमारी बोली भाषा को मान्यता नहीं है, लेकिन 3.5% ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा लिखता है, उनके संस्कृत को मान्यता है। इसलिए गुरुचरण ठाकुर जी ने कहा, जिस समाज का होता है राजा, वो समाज होता है ताजा। हमारा कोई राजा नहीं है, राजा ब्राह्मणों का है, कल्याण ब्राह्मणों का हो रहा है। देश में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। अगर हमारा राजा बनेगा तो हमारा कल्याण होगा। ये दो जो गटर, ये जो गटर आपको बताया, जिसको हम बदलना चाहते हैं, तो ये गटर है, एक शासन और राज्य व्यवस्था, और एक है समाज व्यवस्था। पहले शासन और राज्य व्यवस्था में बदल होगा तो ही समाज व्यवस्था में बदल होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए क्या करना होगा? मैंने 2 पर्याय बताए, बैलेट बुलेट। एक तीसरा पर्याय है जन आंदोलन।
जो नेल्सन मंडेला ने जन आंदोलन किया, 27 साल जेल में रहा। ब्लैक एंड व्हाइट का आंदोलन चल रहा था उधर, 27 साल जेल में रहा, आंदोलन किया। जन आंदोलन एकमात्र पर्याय है। जन आंदोलन से क्या होगा जानते हो? जन आंदोलन से सामाजिक क्रांति होगी। सामाजिक क्रांति हुई तो राजकीय क्रांति होगी। राजकीय क्रांति से राजकीय क्रांति से आर्थिक क्रांति होगी, सांस्कृतिक क्रांति होगी, धार्मिक क्रांति होगी। क्योंकि पहले सम्राट अशोक नहीं आएंगे, पहले तथागत बुद्ध ही आएंगे, उसके बाद में सम्राट अशोक आएंगे। हमारे लोग उल्टा सोचते हैं, नहीं नहीं पहले सम्राट अशोक, अच्छा पहले बुद्धा ही आएगा। इस देश में वामन मेश्राम साहब सामाजिक क्रांति का आंदोलन चला रहे हैं। ये जो गटर जो है एक जाति के नियंत्रण में चला गया, इस वजह से हमारी हजारों समस्या निर्माण हुई। इस गटर को हम लोग बदलना चाहते हैं, इस व्यवस्था को हम लोग बदलना चाहते हैं। इसलिए बामसेफ पूरे देश भर में काम कर रहा है। ये एक कारण कि बामसेफ क्यों बनाई गई। अब दूसरा कारण कर्मचारियों के लिए है, लेकिन कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता। आपको लगा होगा मैं भूल गया, 15 साल से यही काम कर रहा हूं, मैं कोई चीज भूलता नहीं। कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कर्मचारी विद्वान है, मेरिट में आया, तो उसके नाम पर कोई अधिकार लिखा हुआ है क्या संविधान में? बोलते हैं ना, मैं रात दिन अभ्यास किया, मैंने मेहनत की, तब जाकर मेरिट में आया। तो उसके नाम पर कोई अधिकार लिखा हुआ है? अधिकार किसके नाम पर है? सोसाइटी के नाम पर है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, इनके नाम पर अधिकार है। आर्टिकल 340 ओबीसी, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब, और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनके लिए आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का अधिकार दिया, राइट्स दिए। तो ये अधिकार समाज के नाम पर है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर, मेरे नाम पर नहीं है। मैं बुद्धिमान हूं इसलिए मेरे नाम पर संविधान में कोई लिखा हुआ नहीं है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर आर्टिकल 21 335। रिजर्वेशन इन सर्विसेज सोसाइटी के नाम पर 15(4) 16(4). रिजर्वेशन इन प्रमोशन सोसाइटी के नाम पर। रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स आर्टिकल 330 332 समाज के नाम पर। इसलिए 68 सीटा रिजर्व है ना, ये व्यक्ति के नाम पर है क्या? अब शिक्षा का अधिकार मिला समाज के नाम पर, नौकरी का अधिकार मिला समाज के नाम पर, प्रमोशन मिला समाज के नाम पर, राजनीतिक दल में गया समाज के नाम पर। ये गया इस वजह से पैसा आया समाज के नाम पर, लगाया परिवार के लिए, इज इक्वल टू सत्यानाश। आया मामला समझ में? अधिकार मिले समाज के नाम पर, जो हमें अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 के पहले नेता नहीं था, कर्मचारी नहीं था, छात्र नहीं था। जो नेता निर्माण हुआ वो नेता पार्टी और हाईकमांड का गुलाम है, जिनको आप अपना नेता मानते हैं, जिनकी कहानी मैंने बताई, गुलाम है। जो खुद गुलाम है उनसे अपेक्षा रखते हो। साला उनको तो 10 जूते मारना चाहिए, 1 गिनना चाहिए, और 10 मारो 2 गिनो, और 10 मारो 3 गिनो। मैं आपके बंगाल का नहीं हूं, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मौत है ना पहले से ही मशान घाट में छोड़कर आई है। क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? अभी इतने प्रेम कुमार गेड़म तैयार हो गए, कितनों को मारोगे भाई? है कितनों को मारोगे? बहुत तैयार हो गए, अब मरने का कोई डर नहीं। जिनकी वजह से सत्यानाश हो रहा है उनसे हम लोगों को खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। जानते हो हमें क्यों कुछ नहीं करते? जानते हो 24 घंटे मुझे और मेश्राम साहब को गुजरात में जेल में डाला था। आपको जानकारी है? कितने लोगों को ये बताओ तो? जानकारी है? परिवर्तन यात्रा के दौरान मुझे और मेश्राम साहब को जेल में डाला था, 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री गुजरात का, गृह मंत्री गुजरात का, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात का, 24 घंटे के अंदर। क्यों जानते हो? क्योंकि ऐरा गैरा नत्थु खैरा का संगठन थोड़ी ना है।
हैं? ये लाचार लोगों का संगठन थोड़ी ना है। बामसेफ ये देशव्यापी संगठन है। 31 राज्य में, 550 जिला में, 5000 तहसील में, 22,000 ब्लॉक में, 2.5 लाख गांव में गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। उनके अंदर वो डर है कि ये मूल निवासी लोग हैं। उनको मालूम है 1 जनवरी 1818 में 500 लोगों ने 28,000 ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काट डाला, इसलिए वो डरते हैं। ये देशव्यापी संगठन है। कोने कोने में जाकर बोलता हूं, अभी तक 30-32 राज्य में कार्यक्रम हुए हैं, 300 के आसपास जिला में मेरे कार्यक्रम हुए हैं। जो हमारे कार्यकर्ता है वो मुझे जानते हैं। नेता जो निर्माण हुआ वो पार्टी हाईकमान का गुलाम है। कर्मचारी निर्माण हुआ, उनकी स्टोरी बताई मैंने। परिवार में मदमस्त है, मिला समाज के नाम पर, लगाया पूरा परिवार के लिए। और जो छात्र है वो मिसगाइडेड मिसाइल है। और ये 3 ही वर्ग समाज का नेतृत्व कर सकता है। ये समाज के नाम पर अधिकार मिला तो समाज को पेबैक होना चाहिए या नहीं? अगर समाज के नाम पर मिला तो समाज को पेबैक होना चाहिए। और ये 3 ही वर्ग समाज का नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि इटली के एंटोनी ग्राम्सी ने कहा, जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। समस्या का सिद्धांत गुलामी से जुड़ा हुआ है। जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। अगर गुलाम समाज को आजाद कराना है तो गुलाम समाज में पढ़े लिखे लोगों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। पढ़ा लिखा वर्ग ही समाज को न्याय दे सकता है, समाज का नेतृत्व कर सकता है। अभी अनपढ़ लोगों को सेज आएगा समझ में, अनपढ़ लोगों को एलपीजी समझ में आने वाला है, अनपढ़ लोगों को ईवीएम समझ में आने वाली है, अनपढ़ लोगों को एनआरसी समझ में आएगा, सीएए समझ में आएगा, एनपीआर समझ में आएगा? नहीं आएगा। प्राइवेटाइजेशन आएगा समझ में? नहीं आएगा। भूमि अधिग्रहण आएगा? नहीं आएगा। रिजर्वेशन आता है उनको समझ में? यह सब आता है समझ में पढ़े लिखे लोगों को। और पढ़ा लिखा वर्ग ही समाज का नेतृत्व कर सकता है। और ये 3 वर्ग की यह समस्या है। तो जिनको समाज के नाम पर मिला तो उनको समाज को पेबैक करना होगा। समाज के नाम पर मिला, कास्ट सर्टिफिकेट क्यों जोड़ा भाई? वैलिडिटी क्यों जोड़ी? समाज के डॉक्यूमेंट्स क्यों जोड़े नौकरी के वक्त? आने वाले दिनों में पूछा जाएगा कर्मचारी को, जो बोलेगा ना मैं कुछ नहीं दूंगा, अच्छा कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, तो सर्टिफिकेट क्यों जोड़ा? अगर इतना विद्वान था अपने बलबूते पर तो समाज के सर्टिफिकेट नहीं जोड़ना था। अगर आप विद्वान हैं, आपके दादा परदादा नालायक थे कि जो चपरासी नहीं बन पाए और आप खुद डॉक्टर बन गए? क्योंकि दादा को अवसर नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर हमको मिला, इसलिए मैं पीजी का स्टूडेंट हूं। मैं 1 मिनट के लिए सोचता हूं, मेरा दादा अगर पीजी का स्टूडेंट होता तो मैं यहां पर होता, भाषण दे रहा होता, किसी भी शायद कोई डायग्नोसिस इंस्टीट्यूट में। लेकिन हमारे दादा परदादा को यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी ब्राह्मणों ने खत्म की थी। हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ था शूद्र अति शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। जो बातें आपको बताई जा रही, तो इसलिए यह समाज का ऋण है हमारे ऊपर। इसलिए समाज को पेबैक करना है। लोग बोलते हैं ना समाज ने हमको क्या दिया? ये बहुत सारी चीजें दी। जो अधिकार व्यक्ति के नाम पर लिखा हुआ नहीं है, समाज के नाम पर है। और हमारे लोगों ने पे बैक टू सोसाइटी नहीं किया। इस वजह से 18 मार्च 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये पढ़े लिखे लोगों की व्याख्या बाबा साहब अम्बेडकर ने की कि ये गद्दार लोग हैं। काशीराम साहब ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व, जैसे गुंडे मवाली होते हैं ना, ये वैसे लोग हैं। बामसेफ जिन्होंने बनाई, खापर्डे साहब ने कहा ये तेल लगाए हुए पहलवान है। मालूम है तेल लगाए हुए पहलवान ये किसी के हाथ में नहीं आते, क्योंकि हाथ फिसलता है।
पीबी सावंत सर है महाराष्ट्र के, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने कहा पढ़ा लिखा वर्ग महापुरुषों के विचारों के विरोध में काम करने वाला वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग। मेश्राम साहब जिनका 42 इयर्स का अनुभव है, उनके अनुभव से उन्होंने कहा पढ़ा लिखा वर्ग सवाल पूछने वाला वर्ग, सवाल ही पूछेगा, उसका जवाब तर्क के आधार पर दिया, समझ में भी आया, फिर भी काम नहीं करेगा पढ़ा लिखा वर्ग। वो खुद को इतना ज्ञानी समझता है, इतना ज्ञानी समझता है कि उसको लगता है मैं ही ज्ञानी हूं। फिर अगर आप ज्ञानी हो तो पीएचडी करने के लिए एजुकेशन कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? पीजी का एजुकेशन चाहिए ना अगर पीएचडी करना है तो अभी। और कहां पे करता है पीएचडी? ज्योतिराव फुले के ऊपर। फुले साहब कितने पढ़े लिखे? 7वीं पढ़े लिखे। और पीएचडी कौन कर रहा है? पीजी का स्टूडेंट 7वीं पढ़े लिखे व्यक्ति के ऊपर पीएचडी कर रहा है। मामला समझ में आ रहा है? तो ज्ञानी फिर ज्योतिराव फुले थे या ये था? पीएचडी काय के ऊपर करते? हरिचांद जी ठाकुर के ऊपर। हरिचांद जी ठाकुर कितने पढ़े लिखे थे? कितने थे? कितने थे? एक भी नहीं थे। गुरुचांद जी ठाकुर पढ़े लिखे थे थोड़े, हरिचांद जी नहीं थे। पीएचडी किनके ऊपर करनी पड़ती है? उनके ऊपर। पीएचडी करने के लिए पीजी करना पड़ता है। पीजी के बाद पहले एमफिल था, अभी वो एमफिल बाजू में किया, अभी पीजी के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, नया रूल बनाया। तो फिर ज्ञानी हरिचांद जी ठाकुर थे या ये पीजी का स्टूडेंट ज्ञानी है? पढ़ा लिखा वर्ग सवाल ही पूछते रहेगा, ये कैसा है, ये ऐसा है, आप ये गलत कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा सलाह ही देते रहेगा। क्योंकि ये जो जीभ है ना, जीभ को क्या बोलते हैं इधर? जीभ ही बोलते। तो ये जीभ जो है ना, ये चमड़े की है, थोड़ी ऊपर लगती या नीचे लगती, थोड़ा तकलीफ होता है, चमड़े की है, सलाह ही देते रहता है। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। राजस्थान में एक कार्यक्रम था, आदिवासी के घर में नामकरण का कार्यक्रम था, बच्चा पैदा हुआ था। तो मेश्राम साहब को बुलाया नामकरण के कार्यक्रम में। तो मेश्राम साहब ने उस बच्चे का नाम एकलव्य रखा। एकलव्य मालूम है? और कहा थोड़ी बहुत तो भीड़ रहती है, खाना है भाई अगर नहीं है तो कोई आएगा नहीं। क्या कार्यक्रम किया, बच्चे का बर्थडे किया और खाना भी नहीं रखा। तो खाना है तो हमारे लोग जरूर आते। तो आए, बहुत सारे लोग थे। तो एक डॉक्टर था, तो वो मेश्राम साहब को कहने लगा, 25 साल पहले की बात है, कहने लगा कि बोले आप जो काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आधा घंटा भाषण दिया। मेश्राम साहब ने शांतपूर्ण तरीके से सुना और सुनने के बाद कहा, मान्यवर आपका परिचय? तो उसने नाम बताया, डॉक्टर, मैं डॉक्टर फला फला हूं, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो बोले आप किस किस्म के डॉक्टर हो? तो उन्होंने कहा कि मैं हड्डी रोग तज्ञ हूं, हड्डी जोड़ने का काम करता हूं। तो मेश्राम साहब ने कहा, डॉक्टर साहब अगर मैं आपको हड्डी कैसे जोड़ना है अगर ये बता दूं तो आप बात मानेंगे? तो डॉक्टर ने कहा नहीं मानेंगे। तो बोले क्यों नहीं मानेंगे? तो बोले आपने कोई डिग्री नहीं ली है, आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, हड्डी कैसी जोड़नी है? तो बोले कैसा मानूंगा मैं? तो बोले डॉक्टर साहब मैं आपको सलाह दे रहा हूं हड्डी कैसी जोड़नी है, तो आप मान नहीं रहे हो। आधे घंटे से मुझे आप सलाह दे रहे थे आंदोलन कैसे चलाना है। तो बोले कोई आंदोलन शास्त्र की किताब कहीं पर पढ़ी है क्या? किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, स्कूल में आंदोलन शास्त्र पढ़ाया जाता है भारत में? जब पढ़ाया नहीं जाता है तो आंदोलन शास्त्र का ज्ञान आपको कैसे हुआ? जब आप समाज में जाकर काम ही नहीं कर रहे हो और आप मुझे सलाह दे रहे हो, जो मैं इतने सालों से झक मार रहा हूं समाज में, और आप मुझे सलाह दे रहे हो कि आंदोलन कैसे चलाना है, तो मैं मान लूं। और मैं सिर्फ बता रहा हूं हड्डी कैसे जोड़नी है, वो आप नहीं मान रहे हो। मामला समझ में आया? पढ़ा लिखा वर्ग 10 से 5 नौकरी करेगा, घर में रहेगा। उसको बोलो कि चलो समाज का काम करेंगे, समाज के नाम पर नौकरी मिले, नहीं समय नहीं है। अच्छा कब आएगा? रिटायर्ड होने के बाद तो यूं ही आ जाऊंगा। रिटायर्ड हो गया फिर जाओ, चलो नहीं अभी घुटने दर्द दे रहे हैं। अच्छा
पोता है छोटा, उसको संभालना पड़ता है। अच्छा, अगर पोता नहीं है तो फिर टॉमी जो होता है ना, उसको घुमाने के लिए। ये चरित्र है, ये कैरेक्टर है। इस वजह से क्या हुआ कि जो अधिकार हमको मिले संविधान में, वो अधिकार हम लोग बचा नहीं पाए। आज संविधान समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, एक अधिकार बचा हुआ है। ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। आज संविधान समाप्त हो चुका है, एक अधिकार बचा हुआ है, और वो अधिकार है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर ये खत्म हो जाए तो फिर वही दिन आने की संभावना है जब आगे मटका और पीछे झाड़ू था। अब नई टेक्नोलॉजी है, शायद टेक्नोलॉजी हो सकती है नई, अब क्या होगा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन सिर्फ एक अधिकार अभी बचा हुआ है, बाकी सब खत्म हो गए। आपके संविधान को हाथ लगाए बगैर अधिकार खत्म कर दिए। रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में, उसी गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट में रूपांतरण कर दिया। रेलवे बेच दी, अभी 10 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट था, अभी 50 हो गया। लॉकडाउन में 15 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बेच दिए। अब ठेकेदार है, मालिक है, वो निर्धारित करेगा ना कर्मचारी कौन सा रखना है, नहीं रखना है, पेंशन देना है, नहीं देना है, सैलरी कितनी देनी है, काम 8 घंटे का रखना है या बढ़ाना है, वो निर्धारित करेगा ना, मालिक जो है वो निर्धारित करेगा। साथियों, समस्याएं बहुत उग्र रूप धारण कर रही है और समय हमारे पास बहुत कम है। 10 साल का टाइम बॉम्ब कार्यक्रम है। आज मेश्राम साहब की उम्र 64 है। अगर लीडरशिप के नेतृत्व को लेकर अगर आप लोग गंभीर नहीं है तो हम लोग आने वाली हजारों पीढ़ियां जो है ना, वो गुलामी में जाने वाली है। इसीलिए हम लोगों को 6 लाख गांव में पहुंचना होगा। अगर एक गांव में 50 लोग तैयार करते हैं तो 6 लाख गांव में 3 करोड़, 100 लोग तैयार करते हैं तो 6 लाख गांव में 6 करोड़, 150 लोग इस विचारधारा के तैयार करते हैं तो 6 लाख गांव में 9 करोड़, 200 करते हैं तो 12 करोड़, 250 करते हैं 15 करोड़। अगर 300 लोग अगर 6 लाख गांव में तैयार किए तो 18 करोड़ लोग होंगे। 11.5 करोड़ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है। कितने करोड़ में? हमें कितना करना है? 18 करोड़। 150 करोड़ लोक संख्या होगी अभी 2021 में। 150 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है। 18 करोड़ लोग अगर इकट्ठा कर दिया जाए और एक ही दिन एक ही समय पर अगर इस देश की ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बंद कर दिया जाए, कुछ नहीं चलेगा। तो 6 लाख गांव आप सोच रहे होंगे, साला ये तो बड़ा मामला बता रहे हैं। तो आपको 6 लाख गांव के बारे में सोचना नहीं है। 6 लाख गांव के बारे में संगठन सोचेगा। आपको सिर्फ आपके जिला के, आपके एरिया के बारे में सोचना है। मामला समझ में आ रहा है? कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई तो उनके अंतिम यात्रा में सिर्फ 13 लोग थे। कितने थे? बाबा साहब की मृत्यु हुई तो कितने लोग थे? लाखों लोग थे। लाखों लोगों ने क्या किया? रोया, हमारा मसीहा चला गया। बम रोए, रोते रोते घर वापस आए। फिर क्या किया? बाबा साहब का फोटो लाया, फिर हार चढ़ाया। फिर क्या किया? त्रिशरण किया, पंचशील किया, साधु साधु साधु, खेल खत्म। कार्ल मार्क्स के अंतिम यात्रा में 13 लोग थे। उन्होंने क्या किया जानते हो? 13 लोगों ने एक भी आंसू नहीं बहाए। 13 लोगों ने निर्णय लिया और अलग अलग देशों में फैल गए। आज आधी दुनिया में कार्ल मार्क्स का विचार है या नहीं? हम लोगों ने क्या किया? रोया और घर में आकर पूजा पाठ करना शुरू किया और महापुरुषों को भगवान बना दिया। अगर ये चिंगारी आप अपने जिला में फैलाना चाहते हो तो निर्णय लो और 24 घंटे में से 22 घंटे निजी जीवन के लिए लगाओ, सिर्फ 2 घंटे समाज के लिए दो। ये एक काम करो। दूसरा काम, अगर ये चिंगारी अपने जिला में फैलाना चाहते हो तो 7 दिन में से 6 दिन परिवार के लिए लगा दो। एक दिन सिर्फ अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर प्रसार करो। यह आंदोलन 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं 10 साल कह रहा हूं,
अगर ऐसा हर व्यक्ति ने निर्णय लिया तो ये 5 साल में भी काम हो सकता है। इस देश में जन आंदोलन होना बहुत जरूरी है और आप लोग इस जन आंदोलन के शिल्पकार बनोगे। इतिहास में हम लोग ऐतिहासिक लोग बनेंगे। जो जन आंदोलन की तैयारी, आजादी आंदोलन की तैयारी वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रही है, उस आंदोलन में आप साथ और सहयोग देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार।